पिछली जिंदगी में शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं अपने ही ड्राइवर की बेटी के पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा। उसे पाने के लिए मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स लियू रुयान के नाम कर दिए। लेकिन उसने क्या किया? मेरे ही पैसों पर ऐश करती रही, पीठ पीछे किसी और लड़के से इश्क लड़ाती रही, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ऐसी घिनौनी चाल चली कि मुझे एक जानलेवा बीमारी लग गई। जब मैंने इलाज के लिए उससे कुछ पैसे उधार मांगने को फ़ोन किया तो उसने बड़ी बेरहमी से कहा, इतने सालों तक तेरा मेरे पीछे पड़े रहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना था। जूही, तू जितनी जल्दी हो सके मर जा। और आखिरकार उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं मर गया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जब मैंने अपनी बाहों में रोती हुई उस लड़की को देखा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये वही जिनक्वान की राजकुमारी थी जिसे मैंने कभी ठुकरा दिया था, जो असल में इतने सालों से बस मेरा ही इंतजार कर रही थी। फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो देखा कि मैं अपने हाई स्कूल के आखिरी साल में वापस आ चुका हूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ वो शायद सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी पीछे से उस धोखेबाज लियू रुयान की आवाज आई, जूही, जी बोचेंगे का पेट ठीक नहीं है, जा उसके लिए कोई दवा लेकर आ। और हाँ, उसके बाद कैंटीन जाकर खाना भी ले आना। ध्यान रखना कि उसमें गोश्त ज्यादा हो, वो बेचारा बहुत कमजोर है, उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। मुझे समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। अब जब मैंने लियू रुयान का ये रूप देखा तो मुझे उस पर सिर्फ और सिर्फ हंसी आ रही थी। मुझे अपनी जगह पे खड़े देख लियू रुयान सीधे मेरी नाक पे उंगली रखकर चिल्लाई, वहां बुत बनकर क्या खड़ा है? सुना नहीं? जा जल्दी। इतना कहकर वो दौड़कर जी बोचेंगे के पास चली गई और बड़े प्यार से उसका पेट सहलाने लगी। जी बोचेंगे ने मेरी तरफ एक नजर देखा और शरीफ बनते हुए बोला, रुयान, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, मैं खुद ही चला जाता हूं। डर किस बात का? उसे तो ये सब काम करने में मजा आता है। अगर मैं उसे न करने दूं तो उसका मुंह बन जाता है ना जूही? लियू रुयान ने यह कहते हुए तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, एक लफ्ज भी नहीं बोला, और सीधा कैंटीन की लाइन में लगकर 2 प्लेट खाना ले लिया। पास खड़े कुछ लड़कों ने मुझे देखा और ताना मारते हुए बोले, लो भाई, आ गया चमचा फिर से लियू रुयान के लिए खाना लेने। लेकिन अफसोस, उसे तो जी बोचेंगे पसंद है, जो उसी की तरह होशियार और काबिल है। तेरे जैसे फालतू लड़के को वो घास भी नहीं डालने वाली। और औकात ही क्या है तेरी? एक नौकर का बेटा ही तो है। रोज मैडम के साथ स्कूल आने से कोई उससे शादी के सपने नहीं देखने लगता। होश में आ जा। तेरे जैसे निकम्मे लड़के की किस्मत में आगे चलकर भी बस उस मैडम के घर की गुलामी ही लिखी है। झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना और कल को उसके बच्चों के डायपर बदलना। क्या लियू रुयान ने तुम लोगों से कहा है कि मैं नौकर का बेटा हूं? और नहीं तो क्या? चल, अब ज्यादा बातें मत बना, जाके जल्दी से मैडम को खाना दे आ। देर हो गई तो फिर से डांट पड़ेगी। कैंटीन से बाहर निकलकर मैं सीधा क्लास में नहीं गया। मैं बाहर क्यारियों के पास जाकर बैठ गया और वे दोनों प्लेट खाना खुद ही खाने लगा। मुझे याद भी नहीं था कि पिछली बार मैंने सुकून से भरपेट खाना कब खाया था। जब मैंने दोनों प्लेटें पूरी तरह खाली कर दी तब जाकर मुझे लगा कि हाँ, अब पेट भरा है। जब मैं क्लास में लौटा तो लियू रुयान ने मुझे खाली हाथ आते देखा और वो भड़क गई। इतनी देर कहाँ लगा दी? और जो दवा लाने को कहा था वो कहाँ है? कौन सी दवा? जो मैंने बोचेंगे के लिए पेट दर्द की दवा लाने को कहा था। बहरा हो गया है क्या तू? जरा सा छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता तुझसे। मैंने डेस्क पर सिर झुकाए पेट पकड़कर बैठे जी बोचेंगे की तरफ एक नजर देखा और शांत आवाज में कहा, मेरा उससे क्या रिश्ता है और मैं किस हैसियत से उसके लिए दवा खरीदने जाऊं? जूही, तू जानबूझकर तमाशा खड़ा कर रहा है ना? अगर तेरा यही रवैया रहा तो बाद में मुझसे बात करने की उम्मीद मत रखना। फिर मत आना अपनी शक्ल लेकर मेरे आगे माफी की भीख मांगने। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी बातें सुनकर मुझे बस हंसी आ रही थी। मुझे तुझसे किस बात की माफी मांगनी है? लियू रुयान एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि पहले मैं कैसे उसके आगे पीछे घूमा करता था, तो उसका घमंड फिर से जाग उठा। इतना ही दम है ना तुझमें? तो आज दोपहर हमारे साथ गाड़ी में घर मत जाना, ठीक है? इतना बोलकर मैं सीधा अपनी सीट पर जाके बैठ गया, जैसे उसकी बातों से मुझे रत्ती भर भी फर्क न पड़ा हो। जी बोचेंगे के बगल में बैठे उसके दोस्त शियाओगे ने जब ये देखा तो वो हीरो बनकर बीच में कूद पड़ा। जूही, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जरा सी दवा लाने को ही तो बोला था। तुझे दिखता नहीं कि जी बोचेंगे की तबीयत खराब है? तो फिर तू जाके ले आना। अगर तुझे इतनी फिक्र है तो ये काम तू कर। मुझ पे हुक्म क्यों चला रहा है? ना वो मेरा भाई है ना रिश्तेदार। मैं किस खुशी में उसके लिए दवा लाऊं? अरे, तू लियू रुयान के घर का नौकर है, तो अब अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए तुझसे दवा मंगा रही है तो ये तो तेरा फर्ज बनता है ना? उसकी बात सुनकर मैंने सीधा लियू रुयान की आंखों में देखा। क्या तूने बाहर सबको यही बता रखा है कि मैं तेरे घर का नौकर हूं? मेरी नजरों से नजरें मिलते ही लियू रुयान अंदर से सिटपिटा गई। दरअसल बात यह थी कि जब लोग उसे रोज लग्जरी गाड़ियों में आते जाते देखते थे तो उसने कभी सच बताने की जहमत ही नहीं उठाई।
बस चुप रहकर सबको यही समझने दिया। वो दुनिया को ये कभी नहीं बता सकती थी कि उसके पापा सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हैं और असली अरबपति खानदान का वारिस तो मैं हूं। उसे डर लगा कि अगर बात आगे बढ़ी तो कहीं मैं सारा सच उगलकर बखेड़ा न खड़ा कर दूं। इसलिए वो तुरंत आगे आई और बात संभालते हुए बोली, चलो छोड़ो, दवा नहीं लाया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में खुद जाकर ले आऊंगी। पर जो खाना लाने को कहा था, दवा नहीं लाया तो क्या खाना भी नहीं लाया? वो तो मैंने खा लिया। क्या बकवास कर रहा है? दोनों प्लेटें तू अकेला खा गया? लियू रुयान के चेहरे पर उड़े होश देखकर मैंने बस आराम से सिर हिला दिया। मेरी आगे वाली सीट पर बैठी लड़की ने जब ये सुना तो उसने घिन से मेरी तरफ देखा। सुअर है क्या तू? दोनों प्लेट खाना अकेला ही निकल गया। इन सबको तो लियू रुयान के तलवे चाटने और मुझे नीचा दिखाने की आदत पड़ चुकी थी। पहले मैं सिर्फ इसलिए चुपचाप मुस्कुराकर टाल देता था क्योंकि ये सब लियू रुयान के दोस्त थे। मैं उसके आसपास किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था ताकि वो उसके सामने मेरी तारीफ कर सकें। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि मैंने ही इन सबको सिर पर चढ़ा रखा था। मैं अपने पैसों से खा रहा हूं। 2 प्लेट क्या, अगर मैं 100 प्लेट भी खाऊं तो किसी के बाप का क्या जाता है? मेरी आगे वाली सीट की लड़की का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अपने पैसे? बड़ा आया। तेरे पास जो भी फूटी कौड़ी है वो सब रुयान के घर से ही तो मिलती है। मुझे अब इन जाहिलों को सफाई देने का कोई शौक नहीं था। उधर लियू रुयान गुस्से से दांत पीस रही थी, खासकर यह सुनकर कि मैं उसके लिए खाना तक नहीं लाया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जूही, ये सब तूने खुद अपने लिए चुना है। देखती हूं इस बार तेरी ये अकड़ कितने दिन टिकती है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और जी बोचेंगे के बगल में बैठे शियाओगे से बोली, मैं तुझसे सीट बदल रही हूं, तू जाकर उसके साथ बैठ। पहले भी जब कभी लियू रुयान मुझसे नाराज होती थी तो मुझे ऐसे ही सजा दिया करती थी, क्योंकि उसके बगल में बैठना भी मैंने पहले मिन्नतें करके हासिल किया था। लेकिन अब मुझे उसकी इन बचकानी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे लेने आई मेबैक कार हमेशा की तरह स्कूल के गेट पर खड़ी थी। मैं गेट से बाहर निकला और सीधे कार की तरफ बढ़ गया। पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि आज मैंने लियू रुयान को नाराज कर दिया है, इसलिए सब मेरा तमाशा देखने के लिए खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि मैं बेशर्मों की तरह सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गया तो चारों तरफ से कानाफूसी और ताने शुरू हो गए। हद है यार, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए खाना तक नहीं लाया, फिर भी उसी की गाड़ी में बैठने की हिम्मत देख रहे हो? अरे, नौकर का बेटा है ना, सच में खुद को ही मालिक समझने लगा है क्या? रुयान का दिल बहुत बड़ा है भाई। अगर मेरी गाड़ी होती तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता। इन बकवास बातों को सुनकर भी मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे ड्राइवर से कहा, अंकल लियू, गाड़ी चलाइए। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ एक नजर देखा, लेकिन मिस लियू तो अभी तक आई नहीं। क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? अंकल लियू, मेरे पापा का बस एक ही बेटा है, यानी मैं। हमारे घर में कोई मिस कहां से आ गई? क्या आपकी मिस लियू से कोई बहस हो गई है? आप बेफिक्र रहिए छोटे मालिक, बाद में मैं उसे समझा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, सीधे गाड़ी आगे बढ़ाइए। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना और न ही आगे कभी उसकी शक्ल देखनी है। अंकल लियू चेहरे पर हिचकिचाहट लिए बस खड़े रहे और मेरी बात अनसुनी कर दी। वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं उनकी बेटी की हर बात आंख मूंद कर मानता आया हूं। जब भी लियू रुयान कुछ कहती, मैं कभी पलट कर जवाब तक नहीं देता था। उन्हें लगा कि अगर वो मेरी बात न भी माने तो बाद में मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। वैसे भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आगे चलकर जब पूरी शू फैमिली की दौलत मुझे मिलेगी तो आखिरकार वो सब उनकी बेटी की ही तो होगी। इसी घमंड में वो खुद को एक ड्राइवर समझना छोड़ चुके थे और अभी से मेरे सामने ससुर बनने का रौब झाड़ने लगे थे। गाड़ी आगे बढ़ा रहे हो या नहीं? मैं बोल ही रहा था कि तभी सामने कॉलेज के गेट से लियू रुयान बाहर निकलती हुई दिखाई दी। अंकल लियू तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और लियू रुयान की तरफ भागे। फिर वो जी बोचेंगे का हाथ थामकर उसे सहारा देते हुए गाड़ी के पास ले आए। तुमने तो कहा था कि मेरे साथ नहीं जाओगे, फिर मेरी गाड़ी में क्यों बैठे हो? लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है और मैं बात को संभालने का मौका देने पर भी क्यों नहीं मान रहा। क्या तुम्हारा यूं ही तमाशा करने का इरादा है? दोपहर वाली बात पर मैं तुमसे अब नाराज भी नहीं हूं और मैंने तुम्हें माफ करने का सोच भी लिया है। शूई, अब बिना बात की जिद करना बंद करो। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद चली जाओ। यह सुनकर लियू रुयान का चेहरा कभी गुस्से से लाल तो कभी शर्म से पीला पड़ने लगा। वो बखूबी जानती थी कि सब लोगों की नजरों में वो एक अमीर घराने की लड़की बनी फिरती है। अगर इस वक्त वो इस गाड़ी में नहीं बैठती तो उसकी पूरी पोल सबके सामने खुल जाती। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे सीधे हाथ बढ़ाकर मुझे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लिया और मेरी जगह जी बोचेंगे को अंदर बैठा दिया। लियू रुयान, क्या तुम कुछ ज्यादा ही हद पार नहीं कर रही हो? लियू रुयान ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। साफ दिख रहा था कि वो मुझसे कोई बात करने के मूड में नहीं थी। उसने सीधे अपने पिता से कहा, गाड़ी चलाओ, और अंकल लियू ने बिना कुछ सोचे गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि मैं बेवकूफों की तरह वहीं सड़क पर अकेला खड़ा रह गया।
आसपास खड़े लोग ये तमाशा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और आपस में फुसफुसाने लगे। अरे वाह, बिल्कुल सही हुआ इसके साथ, ऐसे ही अकड़ टूटने चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मैंने सीधे अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता को कॉल मिला दिया। कुछ ही देर बाद वो माए बाग जो अभी अभी यहां से निकली थी, वापस आकर कॉलेज के गेट पर रुक गई। अंकल लियू गाड़ी से नीचे उतरे और सिर झुकाकर बोले, छोटे मालिक, प्लीज गाड़ी में बैठिए। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई देखकर मैं समझ गया कि उनकी अच्छी खासी क्लास लग चुकी है। पहले उन दोनों को बाहर निकालो, मुझे उनके साथ एक ही गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं है। अंकल लियू ने पीछे बैठे उन दोनों की तरफ देखा। इसके बाद लियू रुयान खुद ही जी बोचेंगे का सहारा बनकर गाड़ी से बाहर निकल आई। जब वो दोनों पूरी तरह नीचे उतर गए, तब जाकर मैं आराम से गाड़ी में बैठा। गाड़ी आगे बढ़ने से पहले मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए लियू रुयान की तरफ हाथ हिला दिया। छोटे मालिक, दो लोगों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होना तो आम बात है, आप इतना गुस्सा मत होइए। बाद में मैं रुयान से कहकर आपसे माफी मंगवा लूंगा। बस बात यह है कि उसके पास वापस जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, शायद उसे बस से ही जाना पड़ेगा। पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते उसे कितनी रात हो जाए। बाकी सब लोग भी तो बस से ही जाते हैं, तो क्या वो कोई अलग है जो बस में नहीं बैठ सकती? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है। अगर मेरा चेहरा तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो बेहतर होगा कि सीधे अपनी नौकरी छोड़ दो। ये सुनते ही अंकल लियू बुरी तरह डर गए और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। घर पहुंचते ही आंटी ली ने बताया कि बाई फैमिली की मिस बाई आई हुई हैं और पूछा कि क्या उन्हें वापस भेज दें। दरअसल बाई निंगबिंग अक्सर हमारे घर आती रहती थी, क्योंकि मेरे पिता ने उसी के साथ मेरा रिश्ता तय किया हुआ था। पर मैं तो लियू रुयान के पीछे पागल था, इसलिए मुझे बाई निंगबिंग से सख्त चिढ़ थी। मैं उससे मिलना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था और हर बार उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देता था। नौबत यहां तक आ गई थी कि आखिरी वक्त तक भी मेरी उससे मुश्किल से चंद मुलाकातें ही हुई थीं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब मैं अपनी मौत की कगार पर था, तब उसी के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। ये सोचते ही मैंने तुरंत आंटी ली को रोका। मैं खुद उससे मिलने जा रहा हूं। कहाँ है वो पिछले बगीचे में युआनजी के साथ खेल रही हैं। जब मैं पिछले बगीचे में पहुंचा तो देखा कि बाई निंगबिंग सच में युआनजी को खाना खिला रही थी। इस कुत्ते को पालने की जिद मेरी ही थी, लेकिन लियू रुयान को कुत्तों से सख्त नफरत थी, इसलिए उसके कहने पर मैंने युआनजी के करीब जाना ही छोड़ दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाई निंगबिंग उसके साथ इतनी घुल मिल जाएगी। उसने सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो बिल्कुल सादे से कपड़े थे, फिर भी उस पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि अपनी मौत से पहले मैंने सुना था कि इतनी काबिल और खूबसूरत होने के बावजूद वो सालों तक अकेली ही रही। उसने कभी किसी से शादी नहीं की। ये सोचते ही मेरी आंखें भर आईं। युआनजी को खाना खिलाकर बाई निंगबिंग ने नजरें उठाईं और मेरी तरफ देखा। वो मेरी ओर कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि मैं उससे कितनी चिढ़ रखता हूं, और वो फौरन वहीं ठिठक कर रुक गई। मैंने खुद को संभाला और पूछा, मिस बाई, क्या आपको मुझसे कोई काम था? बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं अभी चली जाती हूँ। उसे पलट कर जाते देख मैंने झट से कहा, क्या तुम आज रात का खाना यहीं खाकर जाओगी? मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग हक्की बक्की रह गई और उसने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या क्या सच में मैं रुक सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रुक सकती हो। लियू रुयान अभी तक वापस नहीं आई थी। वो जी बोचेंगे को घर छोड़ने गई हुई थी। अगर पहले का वक्त होता तो मैं पक्के तौर पर उसके लौटने तक भूखा बैठा रहता और तभी खाना खाता। पर आज मुझे इतनी जल्दी खाना लगाने को कहते देख आंटी ली हैरान रह गई। क्या मिस लियू का इंतजार नहीं करना? उसका इंतजार किस लिए करना? घर के सारे नौकरों को मेरी आदत हो चुकी थी कि मैं लियू रुयान के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता था। आज जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्हें खुद अजीब लग रहा था। आंटी ली ने ज्यादा सवाल नहीं किए और सीधे खाने का इंतजाम करने चली गईं। हाँ, एक बात और, अंकल लियू को भी बता देना कि कल से उन्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ली एक पल के लिए ठिठकी, फिर बात समझ आते ही उन्होंने सिर हिला दिया। लियू रुयान के पिता को नौकरी से निकालने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। बाई निंगबिंग, जो अब तक छुप छुप कर मुझे ही देख रही थी, मेरे बैठते ही उसने शर्मा कर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस उम्र में बाई निंगबिंग इतनी मासूम हुआ करती थी। उसे देखकर मुझे थोड़ी छेड़खानी करने का मन हुआ। मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूं? बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके कान शर्म से लाल हो चुके थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा सुनो, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी रही हो। मेरे इस बदले हुए अंदाज को देखकर बाई निंगबिंग अभी भी थोड़ी झिझक रही थी। हाँ, बस ठीक ठाक ही हूं। क्या तुम मुझे कोई अच्छा ट्यूटर बता सकती हो? तुम्हें ट्यूटर चाहिए? पर लियू रुयान का क्या? उसे मैंने अभी अभी हटा दिया है। वो तो मुझे कुछ समझती ही नहीं थी और न ही उसके अंदर मुझे पढ़ाने का कोई सब्र था। जितने पैसे मैंने उस पर लुटाए वो सब पानी में चले गए। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं,
तो उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए पानी का घूंट भरा और बोली, मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाई करती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं रोज यहाँ आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। हालांकि उसे लग रहा था कि मैं शायद मना ही कर दूंगा। आखिरकार पहले तो मैं उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। आज मैंने उसे रात के खाने के लिए रोक लिया। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी तरफ से तो जैसे कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने झट से कहा, सच में? अगर तुम तैयार हो तो मुझे बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डर था कि कहीं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज न हो। अरे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल हाई स्कूल की पूरी पढ़ाई वो कब की खत्म कर चुकी थी और उसे सीधे कॉलेज में एडमिशन की पक्की सीट भी मिल चुकी थी। पर उसे डर था कि कहीं ये सुनकर मुझे बुरा न लग जाए, इसलिए उसने ये बात अपने तक ही रखी। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी पढ़ाई बहुत कमज़ोर है, बस तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझ लेना। लियू रुयान भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर ज़रा भी सब्र नहीं था। कोई सवाल अगर एक बार में मेरी समझ में न आए तो वो सीधे मुझ पर बरस पड़ती थी। सच कहूं तो पहले मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उससे पढ़ते पढ़ते मेरे नंबर और गिरते चले गए और मेरा खुद पर से भरोसा ही उठ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं रोज छुट्टी के बाद सीधे तुम्हारे घर आ जाया करूंगी और तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी। हम दोनों आराम से खाना खा रहे थे। बाई निंगबिंग को यूं चुपचाप खाते देख मैंने खुद चम्मच से उसकी प्लेट में खाना परोसा और कहा, इसे अपना ही घर समझो, बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी वक्त जी बोचेंगे को घर छोड़कर लियू रुयान अंदर दाखिल हुई। उसे अपने पिता को नौकरी से निकाले जाने की खबर पहले ही मिल चुकी थी और उसके पिता ने उसे फोन पर जमकर डांटा भी था। ऊपर से जब उसने देखा कि मैंने उसके बिना ही खाना शुरू कर दिया है तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शुई, तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया? और ये बाई निंगबिंग यहाँ क्या कर रही है? वो मेरी मेहमान है, तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम जानबूझकर इसे यहाँ बुलाकर मेरे सामने बैठाए हो ताकि मुझे नीचा दिखा सको, है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इससे कितनी चिढ़ है। हर कंपटीशन में जब भी ये होती है, पहली पोजीशन कभी मुझे मिल ही नहीं पाती। बाई निंगबिंग चुपचाप अपनी जगह बैठी रही और उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। पहले मुझे लगता था कि यही औरत मेरी पूरी दुनिया है और मेरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने के बाद अब मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत और घिन बची थी। ऐसी औरत के पीछे भागना मेरी जिंदगी को सिर्फ तबाही की तरफ ही ले जाता। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और लड़की के साथ बैठकर तुम मुझे जला लोगे तो ये तुम्हारा वहम है। मुझे तो उल्टा खुशी होगी अगर तुम किसी और के पल्ले पड़ जाओ। कम से कम मेरी जान छूटेगी और तुम दिन भर मेरा सिर तो नहीं खाओगे। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। लियू रुयान के जाते ही मैंने देखा कि बाई निंगबिंग की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। कहीं वो इस सब की वजह से नाराज तो नहीं हो गई? लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा और उसका रवैया बिल्कुल शांत रहा। खाना खत्म होने के बाद मैं बाई निंगबिंग को बाहर तक छोड़ने गया। जब मैं वापस लौटा तो लियू रुयान फिर से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। तुमने मेरे पापा को नौकरी से क्यों निकाला? मुझे अपने ड्राइवर को निकालने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत है क्या? वो मेरे पापा हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने उनसे करने को कहा था। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तुम भी बाहर हो। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो हमेशा से यही लगता रहा है ना कि मैं बेवकूफ हूं। अगर ऐसी बात है तो आज से सब खत्म। तुम इसी वक्त मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। मैं अपने लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरे नंबर सुधरने के बजाय और गिरते चले गए। जितना पैसा मैं तुम्हें दे रहा था, तुम उसकी एक कौड़ी के लायक नहीं हो। तुम्हारे नंबर इसलिए कम आते हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही सड़ा हुआ है। वही सवाल जब मैं दूसरों को समझाती हूं तो वो एक बार में समझ जाते हैं, पर तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल सुअर जैसा है। इसमें मेरी क्या गलती? तुम कोई भी दूसरा टीचर रख लो, नतीजा यही रहेगा, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये मेरा सिरदर्द है, तुम बस मेरा घर खाली करो। अभी तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। दिन रात मेरे प्यार में पढ़ने के सपने देखना बंद करो। इसी चक्कर में तुम्हारी खुद की पढ़ाई चौपट हो रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम मेरे और बोचेंगे के रिश्ते से जल रहे हो? सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती? देखो, अभी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ताकि किंगबेई, टिंगहुआ, पेकिंग या सीनो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे पढ़ाई करने की जरूरत ही ना हो और जिसके पास खानदानी दौलत का अंबार हो। इसलिए अभी मेरे लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं उस औरत की तरफ हैरान होकर देखता रह गया। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है? लियू रुयान, आखिर तुम्हें यह गलत फहमी हुई कहां से कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? तुम जो सोचना चाहती हो सोचो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगली बार अगर तुमने बाई निंगबिंग को घर पे खाना खिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी बेशर्म है। क्या लियू रुयान को वाकई लगता है कि ये उसका अपना घर है?
मैं अपने कमरे में गया और आंटी ली को फ़ोन मिलाया। आंटी ली, कल सुबह लियू रुयान का सारा सामान उस कमरे से बाहर निकाल दीजिएगा। और हाँ, मुझे बाई निंगबिंग का फ़ोन नंबर भेज दीजिएगा। साथ ही मैंने उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम घर पहुंच गई? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा कि लियू रुयान अब तक घर छोड़ चुकी होगी, लेकिन नीचे आने पर देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह मेरा इंतजार करते देख मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं जा रही क्या? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना बंद करो। हालांकि पीठ पीछे वो दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ थे, पर सबके सामने कभी कबूल नहीं करते थे। आखिरकार उन जैसे होशियार और टॉपर बच्चों के लिए स्कूल के दिनों में प्यार मोहब्बत का चक्कर उनकी साख खराब कर सकता था। अगर पिछली जिंदगी में जी बोचेंगे के मुंह से खुद ये सच न निकला होता तो शायद मुझे कभी यकीन ही नहीं होता। मैंने नजरें उठाकर उसके इस ढोंग को देखा। वो आज भी मुझे किसी बेवकूफ की तरह घुमाने की फिराक में थी। नाश्ता खत्म करके जब मैं बाहर निकला तो लियू रुयान मेरे पीछे पीछे आ गई। नया ड्राइवर पहले ही आ चुका था और उसने आगे बढ़कर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं अंदर बैठा, लियू रुयान भी झट से मेरे पीछे पीछे गाड़ी में आ बैठी। लियू साहिबा, ये क्या ड्रामा है? तुमने तो कल साफ कहा था कि अब मेरे साथ नहीं आओगी। मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी तरह याद है। लियू रुयान ने अपने होंठ भींचे और खामोश रही। अगर उसके पिता ने उसे मुझे मनाने के लिए मजबूर न किया होता तो वो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। घर में बस थोड़ा पैसा क्या आ गया, खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी है। मैंने उसके साथ और वक्त बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझा और सीधे ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और लियू रुयान मेरे पीछे पीछे चलती रही। आज जी बोचेंगे बस से आया था। मुझे और लियू रुयान को साथ देखकर वो हड़बड़ा ते हुए हमारी तरफ लपका।